बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम लेक्चर्स आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी बेटे। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट डी। फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट डी के बिटवीन क्या एंगल हो कि वर्क आपका क्या आए बेटे, मैक्सिमम आए। तो टॉपिक पढ़ाते वक्त भी आपको ये सारे एमसीक्यूज बताए थे, ठीक है। तो cos 0 1 होता है, तो ये देखिए ना, वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी cos ऑफ थीटा। अब थीटा अगर 0 आप पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, आंसर आएगा एफ डी मतलब मैक्सिमम। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें, अ जॉउल कैन आल्सो बी रिटन एज। अब देखें जॉउल किसके इक्वल होगा, वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डी, वर्क का होता है जॉउल, एफ का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। अब बेटे न्यूटन किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन इज इक्वल टू मैस का आ गया के जी, एक्सलरेशन का आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, न्यूटन की जगह आ जाएगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर ठहर है तो मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आता है। जॉउल किसके इक्वल आ गया, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ द पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है बेटे, वाट। तो टिक कर ले या सर्कल कर ले, ऊपर कह रहा था टिक तो टिक कर ले, ज्यादा बेहतर है, जो वो कहे वही काम करे। उसके बाद नंबर 4 वाला है, द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, मतलब हमें पावर दी गई है, पावर इज इक्वल टू 2 किलो की जगह आप लगा दें 1000 तो ये बन जाएगा 2000 वाट, सही है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रीच इन द 1 मिनट, टाइम दिया गया है, टी इज इक्वल टू 1 मिनट, तो इसका मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड लगा दें। उसके बाद आ गया हाइट एच, तो वो आपको दिया गया, एस भी कह सकते हैं एच भी कह सकते हैं, 5 मीटर। ये है गिवन डाटा, आपसे कहता है एम निकाले, सही है। तो आपने मैस कैलकुलेट करना है इन लीटर। तो बेटे ये देखें, फिर फार्मूला आप जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम होता है, सही है। तो वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं एम जी एच डिवाइडेड बाय बेटे टी एज इट इज, और यहाँ पे क्या है पी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें यहाँ से मैस को कैलकुलेट कर ले, तो यह आ जाएगा जी m इज इक्वल टू, एम अपनी जगह पे, टी पी के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी टी के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, और जी एच जो है आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया जी एच। ये फार्मूला बन गया आपके पास है मैथ्स का। अब पी की वैल्यू आप पुट करें 2000, उसके बाद टाइम पुट करें 60, जी पुट करें आप 10, और एच पुट करें 5, तो नीचे आ जाएगा 50, और ऊपर आप 2000 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 1,20,000 आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आता है 2400 लीटर्स। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लेंगे ना बेटा, इतना आसान है। अब आ जाए जी नंबर 5 पे, अ बुलेट ऑफ मैस, मैस हमें दिया गया है, हैज अ स्पीड, स्पीड भी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी विल बी, भाई सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। इसमें मैस भी दिया गया, पुट कर दें, और वी पुट कर दें 300, उसका स्क्वायर लेंगे, तो आप आंसर निकालें, ये आपके पास आता है अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आता है 2250 जॉउल, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 6 वाला, इफ अ कार डबल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो नंबर 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास ये नंबर 5 वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 वाला, ठीक है, ये साथ साथ मार्क करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ अ कार डबल्स इट्स स्पीड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, अगर स्पीड डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा, इसको ना सॉल्व करने का तरीका भी है, बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करना। देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला है हाफ एम वी का स्क्वायर। अब उसने कहा कि स्पीड को हम अगर डबल कर दें, क्योंकि ये स्पीड है ना यहाँ पे, सही है, तो स्पीड को अगर डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये देखें, न्यू काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कह देते हैं प्राइम, ठीक है, ये न्यू आ गई, यहाँ पे स्पीड को डबल कर देंगे ना, तो हाफ एम वी की जगह क्या आ जाएगा बेटे, वही वी प्राइम, क्या हो गई, डबल हो गई है ना, तो वी की जगह आ जाएगा 2v, मतलब जो पहली स्पीड थी वो क्या हो गई है, डबल। ये देखें, वी की जगह लिख देंगे 2v, और ऊपर क्या है स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से आप बेटे कीजिएगा।
अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी 1/2 m। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और v के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे आ गया, लेफ्ट साइड पे काइनेटिक एनर्जी प्राइम मतलब न्यू काइनेटिक एनर्जी। अब ये आ गया जी 4 को पहले लिख ले, आगे लिख लें हाफ एम वी का स्क्वायर। अब बेटे देखें जरा आगे गौर से, काइनेटिक एनर्जी न्यू इज इक्वल टू 4, ये वाली क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है, तो इधर लिख दें काइनेटिक एनर्जी। अब देखें न्यू काइनेटिक एनर्जी प्राइम या डैश का मतलब है न्यू, ये देखें ना न्यू, जब v को 2v किया था तो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, तो ये देखें न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गई पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स। इस तरह से आप प्रूफ किया करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी तो पूछ सकता है ना, तो आपने इसी तरह से करना। देखें न्यू काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गई है 4 टाइम्स हो गई है। ये है तरीका असल, आपने डायरेक्ट कर देना होता है, बच्चे ना बस v की जगह 2 लिख देते हैं, फिर 2 ही लिख के आ जाते हैं कि डबल हो गई है। नहीं, आपने इस तरह से करना है कि पुटिंग इस तरह से करें कि वो पहले वाली चीज भी बन रही हो। ठीक है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम हो गई है, तो इस तरह से आप इंक्रीज टू 4 टाइम्स, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय अ virtue ऑफ इट्स पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट आपके पास नंबर 8 वाला, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अब इसमें ना आपने रिलेशन याद रखना है, वैसे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखें आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी का स्क्वायर, दोनों साइड्स पे ना आप m से मल्टीप्लाई कर दें, काइनेटिक एनर्जी इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी आप m से मल्टीप्लाई, m स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर m से मल्टीप्लाई किया इधर भी करेंगे तो एक पहले m ठहरा m स्क्वायर हो जाएगा और ये आ गया v स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, ये बात तो समझ आती है। अब देखें ये काइनेटिक एनर्जी साथ में m है, ये m 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहां बच गया m स्क्वायर v स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, तो ये बन गया p का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहां पे मैस की तो वो बात ही नहीं कर रहा, तो 2 वैसे कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन p स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है डायरेक्ट आ रहा है, तो यहां से हम रिलेशन याद रख लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। अब देखें मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, ये मोमेंटम है, अगर इसको डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई p की जगह लिखेंगे 2p, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो इसका मतलब 4 टाइम्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो डबल रिड्यूस टू 1/2 रिमेन्स द सेम इंक्रीज टू 4 टाइम्स, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस ये रिलेशन आपने बेटे नहीं भूलना, ठीक है ना, इसको रट्टा लगा लीजिएगा। अगर याद रखने तो फिर इस तरह से मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये रिलेशन किस तरह से आया है, क्लियर। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है जी नंबर 9 वाला, नंबर 9 पे एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉट रिन्यूएबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट था 8 वाला, और उसके बाद ये जो आपके पास 9 वाला है ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो फॉसिल फ्यूल्स जो है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ये आपको पीछे बताया था, एग्जांपल भी आपको बताई थी और साथ में चीजें मार्क भी करवाई थी। देखें ना, ये अगर आप पेज नंबर 118 पे आए तो 118 पे आप देख सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड्स द फॉसिल फ्यूल्स एंड द न्यूक्लियर एनर्जी, सही है ना। अब ये चैप्टर 5 के एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.1, व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कहता है एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, मतलब फोर्स लग रही है फिर भी बॉडी क्या है रेस्ट पे, तो बताएं वर्क डन क्या होगा। तो ये बुक की ही एक एग्जांपल है, जिस तरह यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एक वॉल है, दीवार है, जिसपे एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है। अब जब ये वाला बंदा इस दीवार पे फोर्स लगाएगा तो दीवार तो मूव नहीं करेगी ना, तो इसका मतलब वॉल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो हम फार्मूला जानते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एस, एस क्या हो जाएगा 0, तो 0 को एफ से मल्टीप्लाई तो वर्क क्या हो जाएगा बेटे 0 हो जाएगा, तो इस केस में वर्क क्या होगा 0 होगा। अब आपने लिखना किस तरह से पेपर में, इस तरह से प्रॉपर आंसर आप लिख के आएंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। पहले वर्क को जरा आपने डिफाइन कर देना है इस तरह से, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह आप लिख सकते हैं वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, ठीक है। कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि वर्क जो है वो 2 चीजों का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब F
और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मतलब एस या डी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बॉडी कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी फिर भी रेस्ट में है तो इसका मतलब वहां पे बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो डी क्या हो जाएगा या एस क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो पुट करेंगे, आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रॉपर आंसर लिख देना, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नंबर 5.2, इसमें कह रहा है अ स्लो मूविंग कार, ये भी कंसेप्चुअल है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, मतलब मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा है, वो तेजी से मूव कर रहा है, लेकिन कार की स्पीड कम है, लेकिन वो कह रहा है स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, कार जो है जिसकी स्पीड कम है मतलब वो स्लो मूव कर रही है देन द मोटरसाइकिल, उसकी काइनेटिक एनर्जी कार की क्या है, ज्यादा। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि जिस चीज की स्पीड कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सही है। तो इसका मतलब पीछे हमने बात करनी है सिर्फ मैस की, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब इसमें सिर्फ एम पे आपने गौर करना है, ठीक है, वी की तो वो बात ही नहीं करना चाह रहा ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैस पे भी डिपेंड कर रही है और वी पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन इस केस में हमने मैस को देखना है। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी देखें मैस के साथ क्या बना रही है रिलेशन, डायरेक्ट। तो जिस चीज का मैस ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो बताएं फिर कार का मैस ज्यादा होता है या मोटरसाइकिल का, कार का मैस ज्यादा होता है, तो यही फिर वजह है। तो आप यहां पे लिख देंगे कि अ स्लो मूविंग कार मे हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल बिकॉज द मैस ऑफ द कार इज मच लार्जर देन द मोटरसाइकिल। बस ये शॉर्टकट आंसर दे दे बहुत है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए नंबर 5.3 वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं बेटे, कहते हैं अ फोर्स F1 डज 5 जूल ऑफ द वर्क इन 10 सेकेंड, यानी कि एक बॉडी जिस पे फोर्स F1 अप्लाई की जा रही है जिसकी वजह से वहां पे होने वाला वर्क कितना है, 5 जूल, ठीक है। या कह ले एक पहला बंदा है जो कि वर्क कर रहा है 5 जूल इन 10 सेकेंड, एंड अदर फोर्स F2, एक और फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है 3 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। विच फोर्स डिलीवर्स ग्रेटर पावर, किस केस में जो है वो पावर ज्यादा होगी। तो आप सिंपल दोनों के लिए पावर कैलकुलेट कर लें। तो ये देखें एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर को पहले डिफाइन कर देंगे, जरा सूटेबल आंसर देना है ना। तो जितना क्वेश्चन उतना ही आंसर, ना ज्यादा लिखना है ना थोड़ा लिखना है, इसीलिए आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि इसी तरह पेपर में लिख के हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिले शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। बच्चों को आइडिया नहीं होता कि डेफिनेशन लिखनी है नहीं लिखनी है, कितना आंसर लिखना, वो समझते हैं कि शायद 6-7 लाइनें लिखनी है, नहीं बेटे, बस सूटेबल आंसर आपने देना होता है। तो पावर को पहले इस तरह से डिफाइन कर देंगे, उसके बाद सो वी नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच फोर्स, हर एक फोर्स के लिए आपने पावर को कैलकुलेट कर लेना है। तो पावर P1 इज इक्वल टू W1 ओवर T1 आ जाएगा, W1 दिया गया 5 और T1 टाइम है 10, तो पावर आ गई 0.5 वाट। इस तरह से P2 निकाल लें, वर्क ओवर टाइम, तो W2 ओवर T2, तो W2 हमें दिया गया 3 जूल और T2 हमें दिया गया 5 सेकंड, ये देख रहे हैं ना 3 जूल और 5 सेकंड, तो यहां से पावर आ जाती है 0.6 वाट। अब आप समझिए ये पावर ज्यादा बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है, देखें जरा। सो F2 डिलीवर्ड ग्रेटेस्ट पावर बिकॉज इट डिड 3 जूल वर्क इन 5 सेकंड। भाई वहीं से लग रहा था ना कि 5 सेकंड में ये 3 जूल वर्क हो रहा है, वो 10 सेकंड में 5 हो रहा है, तो फिर ये वाला वर्क ज्यादा हुआ ना। 5 सेकंड में से देखें 3 जूल वर्क कर रहा है, वो 10 सेकंड में कर रहा है 5, तो इसका मतलब ये वाला वर्क ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में देखें पावर भी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। इस तरह से आप एंड पे लिख दीजिएगा कि F2 डिलीवर्ड ग्रेटेस्ट पावर बिकॉज इट डिड 3 जूल वर्क इन 5 सेकंड इन द शॉर्टेस्ट टाइम। क्लियर बेटे। उसके बाद है जी नंबर 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है। कहते हैं अ वुमन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कहते हैं एक औरत जो है वो जो सीढ़ियां चढ़ रही है उसके साथ ऐसे समझो उसकी फाइट हो रही है, जोर लग रहा है ना उसका। द गेन इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 4500 जूल इफ शी रन्स अप द सेम स्टेयर्स विद ट्वाइस द स्पीड। अब उसकी स्पीड डबल होगी, यानी कि एक दफा उसने ऊपर सीढ़ियां चढ़ी, सीढ़ियों के साथ फाइट की, उसके साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 4500 जूल। अब वो कहता है फिर से वही सीढ़ियां वो चढ़ती है, उसके साथ फाइट करती है, मतलब चढ़ती है ना, सारी सी बात है, वो फाइट ही है एक तरह से। तो अब वो कहता है कि वो डबल स्पीड के साथ, देखे ना, शी रन्स अप द सेम स्टेयर्स विद द ट्वाइस द स्पीड। अब स्पीड क्या होगी, डबल।
व्हाट विल बी हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी गेन करेगी। तो भाई सेम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्पीड पे तो डिपेंड ही नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। तो इसमें तो v है ही नहीं, तो उसने कहा स्पीड डबल हो गई है, तो बताएं फिर अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी यही वाली वैल्यू होगी। तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पीड डज नॉट अफेक्ट द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। So if the girl runs up the stairs with the twice the speed, her gain in potential energy will remains the same. This implies that 4500 joule, वही पहले वाली अब भी एनर्जी रहेगी। ठीक है जी। अब है जी 5.5, डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट। ये तो बहुत ही सिंपल है, वर्क को डिफाइन कर दें और उसका एसआई यूनिट बता दें। एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क का जूल होता है। तो इस तरह से डिफाइन कर दीजिएगा, डेफिनेशन फार्मूला और फिर एसआई यूनिट लिखते हैं। पहले समझा चुका नहीं, इसलिए बस बता रहा हूं, यहाँ पे देख ले। 5.6 देखें, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज रीच्ड थ्रू अ हाइट h। तो ये भी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखे, फार्मूला मेंशन कर दें, उसमें बता दें कि g किस चीज को शो कर रहा है। ये भी पीछे आपको बेटे टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m रेज्ड टू अ हाइट h इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh बन जाएगा, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से ये आपका आंसर है बेटे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद है जी 5.7, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब इसमें देखें आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन बिल्कुल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको बता सकते हैं। तो आप काइनेटिक एनर्जी को पहले डिफाइन कर लें, अगर करना चाह रहे हैं ज्यादा जरा बड़ा आंसर देना चाह रहे हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी को पहले डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लिख दें। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोसेसेस ड्यू टू इट्स मोशन, हम यही डेफिनेशन करके आ रहे हैं ना, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। बस इस तरह लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सही है, उसने कहा है शुरू में कि फाइंड एन एक्सप्रेशन, बस आपने डायरेक्ट बता देना है। अगर वो कहता है ना डिराइव, या फिर वो कहता है कि प्रूफ करें, फिर हम उसका मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं, तो इस तरह का वो नहीं कह रहा, लिहाजा आप यही डायरेक्ट आंसर लिख दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है नंबर 5.8 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही आसान है, एफिशिएंसी के टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो एफिशिएंसी का टॉपिक आपको डिटेल में समझा चुके हैं। डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, व्हाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। एक तरह से वो 2 क्वेश्चन कर रहा है कि पहले तो आप एफिशिएंसी को डिफाइन करें, फिर बताएं कि किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो पहले एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी। तो एफिशिएंसी को ईटा से शो करते हैं और आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी। तो ये तो हमने सिंपल यहां तक इसको डिफाइन कर देना है। उसके बाद है सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी ड्यू टू एनर्जी लॉसेज। कोई भी दुनिया का सिस्टम ले लें, उसको आप इनपुट देंगे, उस पर वर्क करके आपको आउटपुट शो करेगा, तो आउटपुट इनपुट के बराबर हो ही नहीं सकती। आउटपुट हमेशा क्या रहेगी, लेस रहेगी इनपुट से। इसका मतलब वहां पे एनर्जी का लॉस होता है, और वो जो एनर्जी लॉस होती है वो ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द अदर एफिशिएंसीज या इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको टॉपिक में बताया था ना, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि देखें, अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी ड्यू टू एनर्जी लॉसेज फ्रॉम फ्रिक्शन, हीट एंड द अदर एफिशिएंसीज। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये आपका सूटेबल आंसर है। इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद है जी 5.9 वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन। व्हाट इज पावर, पावर को बारे में आपने बताना है, एक तरह से कह लें पावर को डिफाइन करना है। और उसके आगे कहता है डिफाइन द यूनिट यूज्ड फॉर इट, जो यूनिट आप पावर के लिए यूज करेंगे उस यूनिट को भी डिफाइन करें। तो आपको पावर के टॉपिक में दोनों डेफिनेशन पढ़ा के आए हैं। पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू W/T। डिफाइन करें, फार्मूला लिखें, फिर यूनिट बताएं। ऐसे यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। अब उसने कहा जो यूनिट आप यूज कर रहे होंगे पावर का, उसको आपने डिफाइन भी करना है। तो हम वाट यूनिट यूज कर रहे हैं SI, तो लिहाजा अब वाट को हम डिफाइन भी कर देते हैं। तो वाट को डिफाइन कैसे करेंगे, हेडिंग लगाएं वाट की। 1 watt is the work done at the 1 watt is the work done at the rate of 1 joule per second। इसी फार्मूले से करें ना, कि देखें ना पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर बॉडी पे 1 जूल वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब वहां से जो पावर एक्सप्रेस होगी वो भी क्या होगी, 1 watt की इक्वल होगी। तो आप इसी तरह लिख दें 1 watt is the work done at the rate of 1 joule per second।
सही है। तो बेसिकली ये इस तरह से बन गया ना, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिफाइन कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी नंबर 5.10, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो बेटे टॉपिक आपको पढ़ाया था पेज नंबर 117 पे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, वहां पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लें, बुक में मार्क कर लीजिएगा, अपनी बुक के पेज नंबर 117 पे आ जाए, यहां से देखें। द रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस आफ्टर देयर यूज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑन द, यानी कि ये आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए लिख देना है, और उसके आगे यहां से यहां तक आपने क्या कर देना है बेटे, नॉन रिन्यूएबल के लिए लिख देना है। तो यहां से यहां तक ये आपका सूटेबल आंसर है। अगर आप एग्जांपल्स के तौर पे मेंशन करना चाहेंगे कि कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और कौन से नॉन, तो ये आपके पास रिन्यूएबल आ गए, और अगले पेज पे आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स एंड द न्यूक्लियर, ये आपके पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल। अब है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी पेपर में आते हैं, ठीक है। तो 5.1 वाला देखें, कहता है कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही है ना, एनर्जी है ना, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप आंसर में इस तरह से लिख दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें देखें मैस, तो मैस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, मतलब एक तरह से हम वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, तो ये बेसिकली स्पीड है, स्पीड, क्योंकि उसके ऊपर स्केयर आ रहा है, जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ भी गई तो स्केयर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वेलोसिटी इज स्केयर्ड मेकिंग इट पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे जब इन दोनों को, यानी कि ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या उनका प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। तो तीसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटे, पॉजिटिव। क्लियर। उसके बाद है नंबर 5.2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, which one has the greater kinetic energy, an object traveling with the velocity v or an object twice as heavy traveling with the velocity of 1/2 into v, यानी कि हाफ v, ठीक है। अब डेविस बताएं कि इस केस में आपके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी या इस केस में, यानी कि जिस केस में वेलोसिटी क्या है v और एक केस में क्या है वेलोसिटी हाफ, तो बताएं किस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो देख लेते हैं, अलग अलग दोनों को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर रहेगी, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह से फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ वी, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ, बेटे मैस, भाई v अगर हाफ है तो इसका मतलब मैस डबल हुआ होगा ना, मैस उसका ज्यादा है, उसने वैसे बात भी कर दी है, देखें। एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज अ हैवी ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी, मैस क्या हो गया उसका डबल, तो यहां पे लिखें m की जगह 2m, और वेलोसिटी क्या हो गई है, हाफ हो गई है, तो v क्या हो गया, v/2 हो गया, और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच्चा 1 और ये बच्चा m, और यहां से देखें 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, v के ऊपर भी स्क्वायर है, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो 1/4 को अलग कर ले। बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं, ये देखें, ये m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, अब 1/4 को अलग कर लें, आगे m v स्क्वायर को अलग कर लें, तो 2 की जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो आ गई 1/4 m v स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक, इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब देखें, यहीं से आपको अंदाजा हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो 1 की है वो क्या है, ग्रेटर है, उसमें हाफ है, ये हाफ का भी हाफ है, 1/4 1/2 से छोटा होता है, याद रखिएगा। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी जो 1 की है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी काइनेटिक एनर्जी 2 से। बेटे ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, यानी कि 1/2 का अगर हाफ करेंगे ना तो फिर 1/4 आएगा, तो लिहाजा ये वैल्यू बड़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 ग्रेटर होगी काइनेटिक एनर्जी 2 से, तो लिहाजा 1 वाले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है। तो इस तरह से आपने प्रॉपर सूटेबल आंसर दे देना है, और एंड पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद v, जो ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v ट्रैवल कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी, वो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर रखता है। क्लियर। उसके बाद आ जाइए नंबर 5.3 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है अ कार इज मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड, एक कार जो है वो कर्व्ड रोड पे मूव कर रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी वहां पे, या काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज होती है?
अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो, तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उस तो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती, अभी हमने फार्मूले में देखा था ना। तो फिर हम लिखेंगे नो, इट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, उसकी काइनेटिक एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। रीजन उसकी बता दीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्पीड नॉट डायरेक्शन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी। सिंस द कार्स स्पीड इज कांस्टेंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम। सही है जी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 5.4, कहता है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिए। एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि एक ऑब्जेक्ट अगर 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी रखता है तो इस बात पे आपने कमेंट करना है। अब अगर आप की बुक में देखेंगे ना, जो आपके पास की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट नहीं है, आपने इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सही है, देखिए ना, वो कहता है इस स्टेटमेंट पे आपने कमेंट करना है। क्या मतलब कि भाई ये जो लाइन लिखी गई है इस बात का मतलब क्या है। जब आप कमेंट करते हैं तो इसका मतलब आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, कि भाई ये जो सामने हमारे स्टेटमेंट आई है इस बात का मतलब ये है, यही चीज बनती है ना। तो उन्होंने यहां पे बात बता तो दी है कि भाई इस बात का मतलब क्या है, ये आप बताएं, कमेंट करें ऑन दिस स्टेटमेंट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी रखता है तो इस बात का मतलब क्या है। मैंने आपको टॉपिक में भी ये चीज बताई थी, ये क्वेश्चन बना के दिया था बोर्ड पे कि भाई ये आ सकता है। देखिए अब आपके सामने आ चुका है वो क्वेश्चन, तो फिर आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर एक ऑब्जेक्ट 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रखता है, देन इट मींस, तो इस बात का फिर मतलब ये है, अब ये आपका कमेंट हो जाएगा, दैट इट हैज एन एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल, कि अगर एक ऑब्जेक्ट 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी रखता है तो इस बात का मतलब फिर यह बनता है कि वो 1 जूल वर्क करने की एबिलिटी रखता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो तो इस बात का मतलब यह बनता है कि वो 1 जूल वर्क करने की एबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है। यही बस आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद नंबर 5.5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान है। वाइल ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे, टायर ऑफ अ व्हीकल समटाइम्स बरस्ट। आप देखते हैं ना, अक्सर हम कार पे या मोटरसाइकिल पे रोड पे जा रहे हो तो टायर क्या हो जाता है, फट जाता है। व्हाट मे बी इट्स कॉज, तो इसकी वजह क्या है। तो बेटे याद रखिएगा, रोड और टायर्स के बिटवीन क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि गैस एक्सपैंड होती है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टायर फट जाता है। तो वही बात आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अपने अल्फाज में कि द टायर्स टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन कॉजिंग द एयर इनसाइड टू एक्सपैंड। जाहिर सी बात है उस ट्यूब के अंदर क्या है, एयर, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। कॉजिंग द एयर इनसाइड टू एक्सपैंड एंड प्रेशर टू बिल्ट अप। इफ द प्रेशर बिकम टू हाई, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, द टायर मे बर्स्ट, तो टायर फट जाता है। ठीक है, तो इस तरह शॉर्टकट आप आंसर दे दीजिएगा। अब जी नंबर 5.6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन कहता है वाइल प्लेइंग अ क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट, जिस तरह गलियों में क्रिकेट खेली जा रही है, द बॉल स्मैशेस अ विंडो पैन, एक बॉल जो है वो सामने खूबसूरत विंडो को जाके लगती है और विंडो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन दिस इवेंट, तो इस इवेंट में जो एनर्जी में चेंज आ रहा है वो आप डिस्क्राइब करें, बयान करें कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बेटे आंसर बड़ा ही सिंपल है, द क्रिकेट बॉल्स पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, क्योंकि जब बॉल जा रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है ना, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड द वर्क डन इन ब्रेकिंग द विंडो इनटू पीसेस। तो आप सिंपल ये एक छोटी सी लाइन याद रख लें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। बाकी इसमें प्लस वर्क डन लिख दीजिएगा ताकि कोई और एनर्जी भी है तो वो उस वर्क डन में आ जाएगी। तो इस तरह बेटे आप सिंपल आंसर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 5.7 पे, कहते हैं अ मैन रोइंग अ बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर, इज ही डूइंग वर्क। बिल्कुल, देखें जो आपके पास बोट है वो अगर किनारे पे लगी हुई है, उसके ऊपर आप जैसे ही पांव रखेंगे या उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो बेशक वो रेस्ट पे है वो मूव ना करे, लेकिन याद रखिएगा जो नीचे उसके पानी है उस पानी के अंगेंस्ट तो आपने फोर्स लगा दी ना, तो लिहाजा यहां पे वर्क तो होगा। तो फिर वही आप आंसर में लिख दीजिएगा, यस ही इज डूइंग वर्क। इन दिस केस मैन इज अप्लाइंग अ फोर्स टू रो द बोट अपस्ट्रीम इवन थो द बोट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर। साहिल के हिसाब से बोट बेशक रेस्ट में है, द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड
टू काउंटरएक्ट द अपोजिंग फोर्स ऑफ वाटर करंट, कि जो वहां पे करंटली वाटर की फोर्स एक्ट कर रही है उसके अगेंस्ट तो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, तो लिहाजा वर्क तो होगा। तो फिर एंड पे लिखते हैं सो वर्क इज बीइंग डन। क्लियर जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5.8, कहता है अ साइक्लिस्ट गोज डाउन हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्टीप हिल विदाउट पैडलिंग एंड टेक्स इट टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट हिल। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ आप जा रहे हैं विदाउट पैडलिंग, साइकिल पे आप सफर कर रहे हैं, ठीक है। वो कहना क्या चाह रहा है, ड्रा अ डायग्राम ऑफ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। ये जो आप एक से दूसरे पहाड़ की तरफ जा रहे हैं विदाउट पैडलिंग, तो आप इसका ना एक डायग्राम ड्रॉ करें। ये आपके बुक में भी एक डायग्राम थी, सही है ना, ओल्ड बुक में तो थी, अब न्यू में पता नहीं आगे आ जाए तो अलग बात है, फिलहाल तो नहीं आई सामने। उसके बाद है एनालाइज दिस इवेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, लेबल योर डायग्राम यूजिंग दीज टर्म्स। तो आपने सिंपल डायग्राम ड्रॉ करनी है भाई। देखें यहाँ पे हमारे पास हाइट आ गई और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन है अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपने लाजमी मेंशन कर देना है। और हम सपोज करते हैं कि वो पहले ऊंचाई वाली पहाड़ी पे मौजूद था, तो यहाँ से देखें ये साइकिल जा रहा है, यहाँ पे जब वो पहुंचा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि एक लम्हे के लिए तो यहाँ पे साइकिल रुकेगा ना, फिर ये देखें नीचे आएगा इस तरह से, सही है। तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर ये देखें ग्राफ नीचे आ रहा है क्योंकि उसने एक अदर हिल पे जाना है, तो फिर यहाँ पे जब वो आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो पॉइंट बी पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। फिर यहां से अब देखें बिल्कुल तो हाइट जीरो नहीं हुई ना, लेकिन आपके पास अभी भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाँ, अगर आप इसको सरफेस पे लेके आएंगे तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद यहां से देखें दोबारा आगे गया, यहां पे आया, इस पॉइंट पे भी देखें हमारे पास मैक्सिमम हाइट है यहां से, तो लिहाजा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से आपने उसके सफर का ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर देना है और उन पॉइंट्स के ऊपर बता देना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। अलग से लिखें आपकी मर्जी है, इधर ही लेबल कर दें आपकी मर्जी है। तो इस तरह ये आपका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है जी 5.9, कहते हैं इज टिम्बर आर वुड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। कमेंट करें, मतलब जो टिम्बर है ये आपके पास हीट एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये आपके पास बायोमास है ना वुड, तो लिहाजा आपका टिम्बर जो है ये हीट एनर्जी का ही रिन्यूएबल सोर्स है। तो यस, टिम्बर आर वुड आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, वुड इज अ बायोमास, ये आगे लिख दीजिएगा। ये आपका प्रॉपर आंसर है। लो जी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन का हमने प्रॉपर आंसर दिया, इसी तरह से आप इसको तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।